हस्ती सिद्धेश्वर जी साक्षात्कार के लिए उपलब्ध हैं। बड़ी कम नोटिस पर ही उन्होंने समय दे दिया और हम इसके लिए उनके आभारी हैं। तो आज हम उनको रेलवे की उनकी जो स्मरण है, संस्मरण है और जो उनकी साहित्य की धारा है उसके ऊपर पड़ताल करेंगे और उनसे सवाल पूछेंगे। तो स्वागत है सिद्धेश्वर जी, अनुस्वार मंच पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत आभार कि आपने समय दिया। मैं भी आपका आभार प्रकट करना चाहूंगा संजीव जी। मैं बहुत दिनों से चाहता था कि आपके साथ बैठकर कुछ साहित्य के गुफ्तगू हो, इसी बहाने या किसी बहाने। आज हम एक दूसरे के आमने सामने हैं। आप अनुस्वार पत्रिका निकाल रहे हैं बहुत ही श्रम से और बहुत ही सुंदर ढंग से। आप बहुत एक अच्छे कवि भी हैं और इस नाते भी मेरा जुड़ाव आपसे रहा है। और आज आप हमें भेंट वार्ता का मौका दिए हैं, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। स्वागत है। तो शुरू करते हैं शुरुआत से, जहाँ से आपकी साहित्यिक यात्रा लेखन की शुरुआत हुई। तो कब और कैसे, किसकी प्रेरणा आपके काम आई? जी, ऐसी बात है कि प्रेरणा तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन यह है कि मैं बचपन से ही साहित्य के प्रति मेरा लगाव रहा, मेरी रुचि रही। साहित्य हो या कला, दोनों। यह नहीं कि कला बाद में। मैं उस समय 14 वर्ष की उम्र का था और उस समय ही मुझे पत्रिकाओं का पढ़ने का बहुत शौक था। अपने स्कूली जीवन से ही मैं हिंदी पुस्तकालय जाया करता था, बहुत चुन चुन कर कविताएं कहानियां उतार कर लाता था कॉपी पर, मैं उसे पढ़ता था और तब मुझे लगता था कि मैं भी कुछ लिख सकता हूँ। हमने उस समय पहली कविता लिखा था माँ, और वो कविता स्कूल की पत्रिका प्रकाशित हुई थी स्मारिका में और बहुत सराहना मिली। तब मुझे लगा कि मैं कविता लिख सकता हूँ। उसके बाद तो फिर साहित्य विविध विधाओं में हमने लिखना शुरू किया। और जहां तक मुझे लगता है प्रेरणा की बात, मुझे लगता है कभी कभी ये साहित्य वंशानुगत भी हो सकता है, क्योंकि मेरे नाना जो थे डॉक्टर प्रसाद गुप्ता, अब तो नहीं है, जीवित हैं, लेकिन वो भी बाल कहानियां लिखा करते थे और उनकी बहुत कहानियां छपा करते थे उस समय बालक पत्रिका में, बालक जो पटना से प्रकाशित हुआ करती थी जी। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से वंशानुगत रूप से उन्हीं की जो कहिए कि रुचि मुझे भी प्राप्त हो गई। वैसे मेरे घर में और भी लोग हैं, मेरे एक बड़े भाई भी हैं, वो भी लिखते पढ़ते हैं, पत्रकारिता लेकिन ज्यादा करते, लेकिन मैं साहित्य के प्रति समर्पित हो गया और बचपन से ही मैं कला के प्रति भी समर्पित रहा। बहुत सुंदर। तो आपकी पहली रचना, इस मुझे जो समझ में आया, वो कविता थी माँ, उसका शीर्षक था। तो मुझे लगता है कि अधिकांश रचनाकारों को हमने देखा है कि चाहे वो इतना बड़ा कथाकार हो या उपन्यासकार हो, उनकी शुरुआत शायद कविता से ही होती है, पता नहीं क्यों। बिल्कुल सही कहते हैं, बिल्कुल सही कहते हैं। 95% लोगों को जिनको हमने साक्षात्कार किया है, 95% लोग कविता से ही शुरू करते हैं। जी जी। तो ये बड़ी सुंदर बात है। हमने भी कविता से ही शुरू किया था और कविता में ही हम जुड़े रहे और विधाओं में ज्यादा काम नहीं कर सके। खैर, तो किस किस विधा में फिर आपने अपने पांव पसारे या प्रयास किया? जी, मैं उसमें कविता के बाद मेरी सबसे पहली रुचि कहानी थी। उस समय संयुक्त परिवार के बीच हम थे और संयुक्त परिवार का जो कटु अनुभव होता था जी, वो मुझे कहानी लिखने को प्रेरित किया और उस समय मैंने कई कहानियां लिख कर मुझे संतुष्टि मिलती थी जी। लगता था कि मैं कोई एक भार उतार दिया हूं। तो उस तरह से कहानी लिखने की ओर प्रेरित हुआ और उसी दौरान कमलेश्वर के संपादन में एक पत्रिका प्रकाशित हुआ करती थी साड़ी का। उसका जब लघु कथा भी प्रकाशित हुई तो उसे पढ़ने के बाद मुझे लगा कि मैं लघु कथा भी लिख सकता हूँ। और यह संजोग है कि मैं पहली लघु कथा लिखा था आगमन, और वो लघु कथा कृतसंकल्प जो पत्रिका पटना से प्रकाशित हुआ करती थी, उसके लघु कथा विषांग प्रकाशित हुई और काफी चर्चित रही। उसके बाद मैं लगातार लघु कथा भी लिखने लगा और बल्कि बाद में जाकर मैं लघु कथा आंदोलन का एक हिस्सा भी बना। बहुत सही। रेलवे के कामकाज के दरमियान कैसे समय निकालते थे? क्योंकि उसपे तो अलग अलग टाइमिंग्स होते हैं, ड्यूटी टाइमिंग्स होते हैं, तो कैसे आप समय निकालते थे? आप बहुत अच्छा सवाल पूछे हैं। खासकर मेरे जैसे रेल कर्मचारियों के लिए
रेल में भी यदि ऑफिस में काम हो, कार्यालय में, तब तो समय निकाल भी लेता है लोग। लेकिन मेरी नौकरी ट्रेन में, चलती हुई ट्रेन में नौकरी थी। मैं टीटी था और गाड़ियों को ले जाता था, कभी भागलपुर, कभी बम्बई, कभी दिल्ली, कभी कहाँ कहाँ, चारों तरफ हमने गया। इस दौरान साहित्य साधना वास्तव में मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी और मैं इसे चुनौती के रूप में लिया था। मैंने कहा कि यदि आदमी ठान ले तो कोई भी काम असंभव नहीं है। मेरे अधिकारी, जब मेरी पहली किताब कहानी संग्रह प्रकाशित हुई, ढलता सूरज ढलती शाम, वो रेलवे बोर्ड से पूरे देश में एक आदमी को सर्वोच्च सम्मान मिलता, प्रेमचंद सम्मान, वो मुझे प्राप्त हुआ था हमारी उस किताब पर। और उस समय अधिकारी ने हमसे पूछा था कि आप तो टीटी का काम करते हैं, ट्रेन ले जाते ले आते हैं, इस समय आप कैसे समय निकाल लेते हैं? मैंने उन्हें एक ही जवाब दिया था कि मैं अपने परिवार में जो समय दे सकता था, अपने बच्चों में, अपनी पत्नी में, मैं उन्हीं समय में से कुछ चुरा लेता हूँ और उसी चुराए हुए समय का मैं चाहता हूँ। और दूसरी बात कि मैं ट्रेन से जब जाता था तो मेरी एक सुविधा ये होती थी कि मैं घर से बाहर चला जाता था, हावड़ा चला गया कहीं, मेरे लिए विश्राम घर हम लोग के लिए रहता है, तो वहां पर लोग टीटी लोग जाते, हम लोग के साथ जाते थे, तो लोग आराम करते थे, कोई घूमते थे, और मैं उस समय क्या करता था, नहा धोकर मैं लिखने बैठ जाता था। रास्ते भर का जो अनुभव रहता था उसे मैं कहानी कविताओं में ढालता था और उसे मैं बाद में शेयर करता था। सही, इस वो सबसे बढ़िया टाइम था। जी, वो मेरा बहुत बढ़िया समय था। कभी कभी तो सर ऐसा भी हुआ है, आपने पूछा इसलिए बता रहा हूँ, कभी तो ऐसा भी हुआ कि जैसे देखते होंगे ट्रेन में लोग चेकिंग करने के बाद टीटी लोग फिर अपने सीट पे बैठ जाते हैं, तो उस समय मेरा बड़ा अच्छा रहता था कि जब मैं चेक कर लेता था और पूरी गाड़ी चेक करने के बाद जब बैठ जाता था मैं समय का, तो लोग सो जाते थे, कुछ करते थे, मैं लिखने बैठ जाता था या कोई पत्रिका पढ़ने लगता था या कोई सृजन का और अध्ययन का मैं काम करता था उस समय। बहुत सुंदर। तो आपकी पहली जो पुस्तक प्रकाशित हुई वो क्या थी? वो लघु कथा संग्रह था। वैसे मैं कविता संग्रह मेरी तैयार थी, लेकिन उस समय देखे कि सारिका द्वारा जो लघु कथा विश्रांक प्रकाशित हुई, उसके बाद जब उसका लघु कथा विश्रांक आया तो मेरी एक लघु कथा उसमें पुरस्कृत हुई। स्वर भाषा लघु कथा कहानी प्रतियोगिता कमलेश्वर जी के संपादन हुआ था और उस समय मेरी एक लघु कथा जब पुरस्कृत हुई तो मैं इतना उत्साहित हो गया कि मुझे लगा कि लघु कथा के क्षेत्र में मैं बहुत अच्छे से उतर सकता हूँ और इसे मैं अपने खास विधा बना सकता हूँ। इसलिए मैंने पहली पुस्तक जो हमने प्रकाशित किया वो लघु कथा संग्रह था, बूंद बूंद सागर। 1985 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई थी दिल्ली के एन प्रकाशन से, और यह पहली पुस्तक प्रकाशित होने के बावजूद बिहार सरकार के द्वारा रेणु पुरस्कार से प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे। बहुत सुंदर, बधाई। तो कविता और कहानी ये दो विधाएं तो हो गई, अन्य कौन सी विधाएं हैं जिन पे काम करने का अवसर मिला? और कहानी, कविता कहानी मैं लगभग साहित्य के सभी विधाओं में लिखता हूँ, बाल रचनाएं भी लिखता हूँ, बाल कहानियां, एक बाल कहानी का एक संग्रह सोने का पंख इलाहाबाद से प्रकाशित होते हैं। ये अपनी अपनी शैली है, मुझे लगता है कि उसमें तारतम्यता टूट जाती है और वो कहानी में जीवंतता नहीं रहती। वैसी कहानियां कल्पित हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है ये घटनाओं से यदि प्रेशर यदि आदमी को मिलेगा, ये पानी का जब वेग मिलेगा, प्रेशर मिलेगा तो बांध तो टूट जाएगा ना। वो इंतजार थोड़े करेगा कब टूटे, थोड़ा थोड़ा करके थोड़ा टूटेगा वेग आने पर। और उस समय जो लिखी जाती है ना, है मुझे लगता है कि वो बहुत पकी हुई अच्छी कहानी होती है। हमने कई इस तरह की कहानियां लिखी, जैसे कि हम जब ट्रेन में काम करते थे, नौकरी करते थे, उस समय ट्रेन में जब कुछ स्थितियां मैं देखता था, घटनाएं देखता था, तो मुझे लगता था कि मैं इसे बिना लिखे में रह नहीं सकता। मेरे अंदर तूफान मचता रहता था और जब तक मैं लिख नहीं लेता था अंदर से मुझे शांति नहीं मिलती थी। ऐसी स्थिति में हम इंतजार कैसे कर सकते हैं? मैं तो मैं बता रहा हूँ, मैं जब बढ़ैया में काम करता था, वहां से मैं आता था, उसमें जनता एक्सप्रेस चलती थी गाड़ी, और वहां से मैं जब पटना आता था, रात में जगह होने के बावजूद जब कोई बात हमारे अंदर लग गई कि इसी कहानी तो बहुत अच्छी बन सकती है, घटनाएं भी बनने लगी, मैं क्या करता था कि भीड़ भटका होने के बावजूद मैं सबसे ऊपर वाला क्लास स्लीपर के सबसे ऊपर वाला सीट पे चल जाता था, क्योंकि उसमें तो दिन में लोग कुछ बैठते नहीं है, और वहीं पे बैठ के मैं कहानी लिखना शुरू कर देता था। वहीं पे कॉपी निकाल के, बल्कि कई लोग देखते थे कि कोई पागल है क्या, ऊपर बैठ के कुछ लिख रहा है। हम लोग सोचने लगे, यदि मैं स्टेशन पहुंच जाऊंगा, पटना पहुंच जाऊंगा,
तो शायद मेरी भावनाएं वो दब जाएगी, वो चीज मैं नहीं लिख पाऊंगा जो मैं अभी लिख सकता हूँ। मैं फेर भले बाद में कर लूंगा, लेकिन अभी जो आवेग है वो अभी उतर सकता है। इसलिए मेरा अपना लिखना इसी तरह का रहा कि मैं एक बैठक में लिखता हूँ ज्यादातर। मैं एक रेलवे के अनुभवों के आधार पर आपने कोई कहानी लिखी? कई, बल्कि मैं लघु कथा पुस्तक जब प्रकाशित हुई मेरी बूंद बूंद सागर, उसकी समीक्षा जब हिंदुस्तान में होने लगी तो अवधेश प्रीत ने उससे देख कर कहा कि इसमें 60% से अधिक लघु कथाएं सिद्धेश्वर जी ने रेलवे के इर्द गिर्द लिखा है, और यही उनकी जीवंतता है कि वे भोगे हुए सच को लिखने की कोशिश की है। कई घटनाएं हैं, और आप खुद भी पढ़िएगा उस पुस्तकों को, या कोई भी पढ़ेगा तो पता चल जाए कि उस आधार पर हमने कई लोग कथाएं। हमारे दोस्तों को बड़ा हर्ष होगा अगर आप कोई लघु कथा सुनाए रेलवे से रिलेटेड। नहीं, रेलवे के अब तो अभी आप तुरंत बोल रहे हैं तो खोजना पड़ जाएगा, बावजूद हम बता सकता हूँ। एक कविता में आपको सुनाना रेलवे से संदर्भित है। चलिए सुनाइए। जब मैं देखता था कि कुली लोग दौड़ रहे हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर, और उसकी व्यवस्था जब मैं देखा था तो मुझे लगा कि इस पर मैं एक अच्छी कविता लिख सकता हूँ। और यह जो कविता है यह प्रकाशित हुई थी हमारी पुस्तक ढलता सूरज ढलती सामने। तो मैं कविता निकाल लेता हूँ 2 मिनट। हाँ, देखिए तुरंत मिल गई, जो कविता मुझे पसंद होती है तो मिल भी जाती है। कविता का शीर्षक है चंडाल पेट। यहाँ जो कविता है, आप तो खुद कवि है, कविता लिखते हैं, और कविता में हमने देखा कि बहुत ज्यादा सपाटबाजी लोग करने लगे हैं, लंबी लंबी लिखते हैं कविताएं, हमें उस कविताओं से भागने लगे। मेरी कविता मैं अपनी एक उदाहरण तौर पर रख रहा हूँ, चंडाल पेट। प्लेटफॉर्म के ऊपर रेलगाड़ी के साथ साथ कुली दौड़ता है। प्लेटफॉर्म के ऊपर रेलगाड़ी के साथ साथ कुली दौड़ता है, लेकिन मुझे यह लगता है कुली नहीं, गाड़ी के साथ साथ उसका पेट दौड़ता है। सही बात। लेकिन मुझे ये लगता है कि कुली नहीं, गाड़ी के साथ साथ उसका पेट दौड़ता है। चौराहे के किनारे सरांध और दुर्गंध के बीच गनोड़े पर बैठा वह भिखारी पत्तल चाटता है। चौराहे के किनारे सरांध और दुर्गंध के बीच गनोड़े पर बैठा वह भिखारी पत्तल चाटता है, लेकिन मुझे यूं लगता है वह भिखारी नहीं, गनोड़े पर बैठा पत्तल उसका पेट चाटता है। पत्तल उसका पेट चाटता है। मैंने देखा है शमशान घाट के किनारे चील को झपट्टा मारते हुए, नंगी लाशों पर मरने के बाद, चील मरने के पहले आदमी चील को आदमी को चील खाती है। लेकिन मुझे यूं लगता है चील को आदमी नहीं, आदमी को चील नहीं, उसका पेट खाता है। उसका पेट खाता है। जीवन से मृत्यु और मृत्यु से जीवन, जीवन से मृत्यु और मृत्यु से जीवन, यानी एक पूरा जीवन। क्या सचमुच यह सब व्यवस्था है? क्या सचमुच यह सब व्यवस्था है, या फिर यह है अभाव जिसने बना दिया है भूखे पेट को चंडाल, जिसे बना दिया है भूखे पेट को चंडाल। इस तरह की भावनाएं आ जाती थी, मैं लिख लेता था। नहीं, ये चीज है, ये ऐसा यथार्थ है जो काव्य में रूप में आपने प्रस्तुत किया, अच्छा लगा। आपकी कहानियों में कोई ऐसा पात्र होगा जिसे आप बहुत पसंद करते होंगे? क्या कहानियों के पात्र में किसी खास पात्र के पीछे मैं उद्देश्य लेकर तो मैं नहीं लिखा हूँ। आजकल चलता है कि कोई स्त्रीवाद तो कौन बात करके लोग लिखते हैं। मुझे कोई बात से मतलब नहीं होता। मुझे लगता है जो घटनाएं हैं उसमें जो, अब जैसा जीवन, जब मैं बेरोजगार था, नौकरी मुझे नहीं थी, उसमें बेरोजगार मेरे बहुत प्रिय पात्र थे। मैं बेरोजगारी पर हमने बहुत सी लघु कथाएं कविताएं हमने लिखा बेरोजगारी समय। जब नौकरी करने लगा उसके बाद जो गरीब है, जो समाज के सबसे निचले वर्ग के जो लोग हैं, जो सबसे ज्यादा शोषित हैं, वो मेरे लिए अच्छे पात्र हो गए। और जब मैं कहानियां लिखता हूं तो निश्चित तौर पर उस पर तो नारी वर्ग है, वो तो विशेष पात्र हो ही जाते हैं, मुझे लगता है। आपका सबसे पसंदीदा नॉवेल कौन सा है? आप तो मेरी नॉवेल कहाँ है?
कहानी संग्रह। कहानी संग्रह मेरे अब ये कहानी संग्रह वही ढलता सूर्य ढलती शाम, वो कहानी संग्रह भी दिल्ली से प्रकाशित हुई थी और उसे प्रेमचंद पुरस्कार मिला था रेलवे बोर्ड से, भारत सरकार से बहुत सुंदर। प्रथम पुरस्कार मिला था सर। यह शायद भारत सरकार रेल मंत्रालय का यह मैं पहला व्यक्ति था जिसको 2 किताबों पर प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ था। वाह। एक कविता मैथिली संगुप्त सम्मान और एक कहानी प्रेमचंद सम्मान, ये 2 सम्मान मुझे वहां से मिले थे। बहुत सही। तो जिस विधा में आप काम कर रहे हैं वो तकरीबन आधा दर्जन विधाएं हैं, लेकिन इसमें सबसे प्रिय विधा कौन सी है आपके? देखिए हाँ, पहले तो कविता थी, रह जाएगी कविता इतना विवादास्पद आजकल हो गई है, कविता से लोग इतने भागने लगे हैं, पाठक क्या भागने, लोग कई अधिकांश लोग इस तरह की कविताएं लिखने लगे हैं कि मुझे लगता है कि लोगों का रुझान लघु कथा की ओर बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और लघु कथा आज के जीवन के, आज के सच्चे, आज जो बारे में कि लघु कथा जो आप रेल के संदर्भित लिखे हो, रेलवे के संदर्भ में अगर कोई याद हो। हाँ तो अब सिलसिलेवार उसके लिए तो मुझे लाइन टू लाइन तो याद नहीं रहती है। एक घटना सुना रहा हूँ जिस पर मैंने लघु कथा लिखा था। वो इस प्रकार है कि वो दृष्टि मैंने लिखा था, दृष्टि। हालांकि उस समय बहुत विवाद भी हुआ था कि लोग कहा था कि तुम अपनी बिरादरी के खिलाफ ऐसा लिखते हो लेकिन हम कहते कि भाई जो सच्चाई हमने देखा वो लिखा। मैं उस समय देखा कि जो बेचने वाले लोग हैं या क्या है या कोई गरीब है, उसे किस तरह 2 पैसा किस तरह लेने की कोशिश करता है। पुलिस विभाग के लोग हों या रेल विभाग के लोग हों। तो एक टीटी वर्ग के लोग को हमने देखा कि वह इस तरह से नाजायज पैसा ले रहा है, तो हमें बड़ा खराब लगा। हम कहे कि तुम ये जो काम कर रहे हो या इस करने के क्या फायदा है, इससे मैंने कुछ इस तरह की घटना दिए थे जी। तो कहा कि अरे गांधीगिरी बनने से काम थोड़े चलता है, जब तक आदमी आपको 2 पैसा की आमदनी कमाएगा नहीं तो अपना बढ़िया से रहना सहना कैसे होगा। तो मुझे लगा कि जैसे लगता है कि उसको क्या कहा जाता है, जैसे कुत्ता कहीं पर गिरा हुआ चीज को खाने लूटने की कोशिश करता है। इन लोग में अंदर से वही प्रवृत्ति आ गई है, लूटने वाली ये स्थिति। लेकिन हमने देखा कि लेकिन मुझे लगा कि ऐसे लोग ही समाज में सम्मान भी पाते हैं। ऐसे लोग समाज में सम्मान पाते हैं। क्यों कि जब मेरे साथ जब बात हुई, कहा कि यार तुम नहीं जानते हो कि मैं टीटी में हूं, तो कितना इसके बावजूद लोग क्यों चाहते हैं कि टीटी से हमारी बेटी की शादी हो, इसलिए कि वो रुपया आमदनी कमाता है, खूब बढ़िया कमाता है और खूब ढाक ठोक से रहता है। लेकिन जो ईमानदार आदमी है, जैसे बैंक का यदि कोई क्लर्क हो और ये हो जो ईमानदारी से कमा रहा हो, उससे कोई अपनी बेटी की शादी भी करना जल्दी नहीं चाहेगा जितना कि से कमा रहा। मैंने इस तरह के कोई थॉट हमने दिया था। कोई भी विभाग हो, कोई एक रेल विभाग नहीं, किसी भी विभाग में जो गलत ढंग से लोग कमा रहे हैं और बाहरी दिखावटी में जी रहे हैं, वो लोग के प्रति समाज ज्यादा सम्मान दे रहा है। और यही वजह है कि लोग गलत काम की ओर झुकाव रखने लगे हैं। हमने इस बात को दर्शाने की कोशिश किया उस लघु कथा में। दृष्टि वो लघु कथा थी, वो पढ़ने पर बहुत अच्छी लगी, कथा टाइप की है जी। व्यंग पर आपने कुछ लिखा? व्यंग पर कई चीज लघु कथा भी लिखा है और कई लेख भी हमने लिखा है। कंगाली बीमारी एक बड़ा लेख बहुत अच्छा व्यंग आया था। व्यंग यात्रा पत्रिका प्रकाशित होती, प्रेम जन्मेजय निकालते हैं नई दिल्ली से, उसमें कई मेरे व्यंग आलेख भी आए हैं। हमने उसमें ये दिखलाने के उसमें व्यंग हमने कसा है कि आजकल जो डॉक्टर सस्ता कम पैसा लेता है, उसकी फीस कम होती है, उसको लोग कहता है तो फालतू डॉक्टर है। जो डॉक्टर भले उसका इलाज बहुत बढ़िया हो या ना हो, लेकिन उसकी यदि कीमत ज्यादा है, फीस ज्यादा है, तो हमारी नजरिया इतनी खराब है कि उसको हम बहुत अच्छा डॉक्टर समझते हैं। तो इस तरह करके हमने एक व्यंग लिखा था और हमने बीमारी पर लिखा था कि कंगाली बीमारी करके हमने लिखा था कि कुछ बीमारियां ऐसी होती है
जो चाहे जितना धड़ा सेठ आदमी हो उसको कंगाले बना देती है। जैसे टीबी है, कैंसर है, बेचारा जिसको लगा वो बीमारी है, लेकिन वो उसका नाम हमने लिखा कंगाली बीमारी। हमने कुछ व्यंग का लेख भी बड़ा कुछ दो चार आए हैं और अच्छे आए हैं। गुड। आजकल इतना कुछ लिखा जा रहा है, सोशल मीडिया पर देखिए या अखबारों में देखिए या पत्रिकाओं में देखिए, इतना कुछ लिखा जा रहा है, लेकिन पाठकों को रिझा नहीं पा रहा है। क्या कारण है इसका? देखिए, इसका मूल कारण यह है कि लोग आज जो लिख रहे हैं, देख पहले के जो लोग लिखते थे उसको जीते भी थे। अब प्रेमचंद की बात ले लीजिए, निराला की बात ले लीजिए, उस जमाने में उनकी कहानी को लोग क्यों ग्रहण करता है? देखिए एक छोटा सा उदाहरण देखिए, गांधी जी का एक उदाहरण आप सुने होंगे कि वो एक आदमी को बुलाए थे तो कहे थे तुम कल आओ तो हम बताएंगे कोई उपचार। जब दूसरा दिन पहुंचा तो उस आदमी को बोला कि तुम गुड़ मत खाओ, तुम ठीक हो जाओगे। उसने बोला कि सर कल हम आपसे मिले थे, ये बात तो आप कल भी बता सकते थे कि गुड़ मत खाओ, इसके लिए आज हमको क्यों बुलाए? गांधी जी ने कहा इसलिए कल मैं खुद गुड़ खाता था। मैं सोचा था पहले गुड़ छोड़ दूं खाना, उसके बाद ही बात होगी, तब वो असर पड़ेगा। मैं ये उदाहरण इसलिए दिया हूं कि पहले के जो साहित्यकार थे वो साहित्य को जीते थे, जो लिखते थे उसको अपने जीवन में भी अपनाते थे, तो लोगों को लगता था कि वास्तव में ये जो लिखने वाला आदमी है वो जीवंत बातें हैं। लेकिन आज देखता है कि लोग लिख रहा है गरीब पर और शोषण कर रहा है गरीबों का। जस्ट विपरीत स्थिति है। आज लोग करता कुछ है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लिखेगा, खुद भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। लिखेगा कि दहेज नहीं लेना चाहिए, अपने बेटे के शादी खूब मोटा दहेज ले रहा है। अब बताइए चीज देखे तो क्यों कोई उसे साहित्य को पढ़ना चाहेगा, प्रेरित होना चाहेगा? इसलिए मुझे लगता है कि आज का साहित्य भी धीरे धीरे बिकाऊ होता जा रहा है। अब बहुत कम, ऐसा नहीं कि सब लोग इसी तरह के हैं, मैं एक बात से नहीं कह सकता, लेकिन अधिकांश लोग इसी तरह के हैं जो लिखते कुछ है करते कुछ है, इसीलिए आज साहित्य का प्रभाव नहीं पड़ रहा। दूसरी बात कि पाठक, दूसरी बात जो महत्वपूर्ण बात है वो बात यह है कि पहले जो लिखते थे वो ये सोच के लिखते थे कि हम पाठक के लिए लिख रहे हैं, अब पाठक पढ़ेगा तो उसे ग्रहण करेगा। हम किस शैली में लिखे, किस रूप से लिखे कि आकर्षित हुआ वो पढ़े। बिम्ब मित्र की कहानियां देखिए या फणीश्वरनाथ रेणु की कहानियां देखिए, उस स्वतः आपको खींच लेगा। लेकिन आज हंस जैसी पत्रिका में भी कहानी पढ़ी कथा देश में, तो हमको लगता है कि वो नाम से प्रभावित होकर कुछ लोग ऐसी कहानियां छाप देंगे कि बहुत अच्छा नाम है, उसको अस्वीकार करने में उनको बड़ा मोह लगता है कि कैसे हम नहीं छापे। और उस कहानी को जब पाठक पढ़ता है तो माथा पकड़ लेता है और उसको इतना उबाऊ लगने लगती है कि वो लगता है कि नहीं, हम समय फालतू में गंवा रहे थे। यही स्थिति कविता की हो गई है। कविता आज लोग पढ़ना नहीं चाहता है, इसलिए नहीं पढ़ना चाहता है कि कविता में कवितापन ही गायब हो गई है। लोग लिखे जा रहे हैं, बड़ी बड़ी पत्रिकाओं में छपे जा रहे हैं, उससे क्या होता है? हम क्या जितना लिखते हैं पढ़ते हैं सिर्फ सम्मान के लिए लिखते पढ़ते हैं, या सिर्फ पत्रिकाओं में छपने के लिए, या कोई पुस्तकालयों की शोभा बढ़ाने के लिए? हमें इस बात पर गहन से सोचना पड़ेगा हर साहित्यकार को कि आखिर वो लिख रहा है तो किसके लिए लिख रहा है? यदि पाठकों के लिए लिख रहा है तो ऐसी लिखिए जो पाठक। सिद्धेश्वर जी, यही विडंबना है जो आपने अभी कही कि अधिकांश लेखक अपनी लाइब्रेरी के लिए लिख रहे हैं। जी जी, हमारे पास आते हैं कि 5 कॉपी हमको दे दीजिएगा, छाप दीजिएगा। अब किताब छापने में कितना पैसा लगता है और 5 किताबें मैं उनको फ्री दे दूं तो बाकी बाजार में खरीदता कौन है? सर 5 आप कह रहे हैं, हम मैंने तो ऐसा यहाँ मुझे देखने को मिला है, संस्था का नाम तो नहीं बतलाऊंगा, बहुत सी संस्थाएं ऐसी करी कि 1100 रुपया दीजिए, आपको 1 कॉपी सजील पूरा प्रिंट करके आपको पहुंचा दिया जाएगा रजिस्टर्ड डाक से। बताइए वो 1 कॉपी केवल अपने पुस्तकालय में सजाएगा, इसलिए 1100 रुपया में। तो जब लेखक ऐसा हो जाएगा तो पाठक वर्ग तक सामान कहाँ पहुंचेगा? मैं तो एक ही लाइन में बोला कि लेखक को आत्मचिंतन करना होगा कि वो किसके लिए लिख रहा है। लेख पाठकों के लिए लिख रहा है, अपने पुस्तकालयों को सजाने के लिए लिख रहा है, या समाज को बदलने के लिए लिख रहा है? मुझे लगता है कि अधिकांश पाठक सिर्फ एक छोटा सा, आजकल तो देखते हैं कि झूठी बाबाही के लिए छोटे छोटे सम्मान पत्र खूब बांटे जा रहे हैं। प्रेमचंद सम्मान तो महादेवी सम्मान, वही पाके लोग खुश है। फेसबुक में डाल दे रहा है कि हमको बहुत बड़ा सम्मान मिल गया, 20 लोग बोल दिया।
तो क्या हमारे साहित्य का यही उद्देश्य था? हमारे साहित्य का यही उद्देश्य है? ये बहुत गंभीर बात है, और इस पर जब तक लोग गंभीरता से नहीं सोचेंगे, साहित्य समाज को क्या, आदमी को स्वयं नहीं बदल पाएगा। आज इससे पहले कहा जाता था कि कविता, मुक्ति बोध या किसी ने कहा था कि कविता कुछ समाज में बदलाव लाए न लाए, लेकिन आदमी को आदमी होने की तमीज सिखलाती है। लेकिन मुझे लगता है कि आज जो कविता लोग लिख रहे हैं, उससे खुद क्या सीखेगा, खुद भी नहीं सीख पाता है, और उसका झूठा सम्मान, झूठा मान कहां से मिल जाए, किस तरह से जीत तोड़ ताड़ करके अब किसी कवि गोष्ठी में जाके ये कविता सुना दे, किस तरह से हमको एक डिजिटल प्रमाण पत्र मिल जाए, बस इतना ही भर रह गया है। या किसी तरह सोच पैरवी करके कोई सरकारी संस्थान से कोई अच्छा सा सम्मान मिल जाए, ऐसा नहीं, अधिकांश लोग ऐसे चल रहे हैं सर। बल्कि हमको तो ये सुनने को मिल रहा है कि बड़े बड़े संस्थान में आजकल कहते हैं कि यदि हमको 1 लाख का पुरस्कार दे रहे हो ना, तो हम तो उसमें से 50,000 दे देंगे, हमको 1 लाख का पुरस्कार दे। बड़ी कटु सत्य बता रहा हूँ आपको। अरे वाह, तो आदमी 50,000 देता है और उसको 1 लाख का पुरस्कार मिल जाता है, सोचता है उससे घटा क्या है। अरे भले दुनिया जाने की 1 लाख का मिला, 50,000 तो हमको मिला ना। जहां ये स्थिति आ गई सर, वहां बताइए साहित्य किसी के लिए क्या कर सकता है? हमको तो लगता है समाज आज जो विखंडित हो रही है, समाज में जो विसंगतियां बढ़ रही है, उसका मूल कारण भी यही है कि साहित्यकार जो है वो समाज के लिए लिख ही नहीं रहा है, वो पाठकों के लिए लिख ही नहीं रहा है, वो लिख रहा है सिर्फ अपने लिए, अपने हिंदी पुस्तकालयों के लिए लिख रहा है। आत्ममुग्ध हो गए लोग जी, आत्ममुग्ध हो गए। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल, एक शब्द में आप कहिए तो आत्ममुग्ध हो गए। लेकिन उससे तो साहित्य कोई भला होने वाला है नहीं। नहीं, सही कह पहले रहे के लोग, पहले के साहित्यकार कहाँ ऐसे थे? हम लोग जयंतियां मनाते हैं, प्रेमचंद जयंती, महावीर प्रसाद द्विवेदी जयंती। अरे भैया, जयंती मनाने से क्या होगा? वो जो करते थे उनके व्यक्तित्व से शिक्षा तो लो, तब ना उनकी जयंती की सफलता है। एनीवे, आप एक वरिष्ठ साहित्यकार हैं, इस नाते नवोदितों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? नवोदितों को अभी जितनी बातें बोला उसमें संदेश भी छिपा ही हुआ है, साहित्यकारों को अप्रत्यक्ष रूप से। लेकिन खासकर नई प्रतिभाओं को संदेश इसलिए देना चाहेंगे, लेकिन नई प्रतिभाएं लिखना पढ़ना नहीं चाहता, ऐसी बात नहीं है। हमने जब से ऑनलाइन शुरू किया है, इसमें कम से कम 20-25 ऐसी नई प्रतिभाओं को हमने देखा जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी, जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी कि इतना बढ़िया लिखने लगेगा। राजप्रिया रानी है, पुष्प रंजन है, अपूर्व कुमार है, केतन अवड़ीचा वर्मा है, मधुरेश नारायण, कितने लोग। इसमें से अधिकांश लोग ऐसे हैं जो कहते थे सिद्धेश्वर जी मैं कविता लिखता था, लोक कथा के बारे में जानता ही नहीं था। आपके कहने, आप जो इतना रोज कर रहे हैं पुराण, उसे हमने लोक कथा लिखना शुरू किया, कहानी लिखना शुरू किया। आपका आश्चर्य होगा, उनकी कहानी आज प्रभात खबर से लेके अच्छे अच्छे पत्रिकाओं में प्रकाशित हो रही है। तो मुझे लगता है कि मैंने जो मेहनत किया 2 साल, वो निरर्थक नहीं गया। तो मैं नई प्रतिभाओं में बहुत आशा है। मैंने देखा अपने से, बशर्ते कि उसको एक सही दिशा मिले, सही दिशा देने वाले लोग मिले। और नई प्रतिभाएं सिर्फ झूठे सम्मान के पीछे, अधिकांश लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ उसको वही कहे ना कि सिर्फ झूठा सम्मान के पीछे भागा जा रहा है, उससे उनको कोई भला होने वाला नहीं है। यदि सही में आप साहित्य सेवा करना चाहते हैं, साहित्य सृजन करना चाहते हैं, और बड़े बड़े साहित्यकारों की श्रेणी में आना चाहते हैं, उनकी पंक्तियों में खड़ा होना चाहते हैं, तो आपको अध्ययन बहुत करना होगा, क्योंकि बिना अध्ययन के तो कोई बढ़िया नहीं लिख सकता। मैंने आपको कहा कि मैं जब 13 वर्ष का उम्र का था, तो मैं लिखने के पहले रोज हिंदी पुस्तकालय जाया करता था, सीधा लाइब्रेरी, और वहां से मैं रोज कविता अच्छी अच्छी उतार कर, कहानियां उतार कर आता था, और उसे मैं पढ़ता था। और पढ़ने के बाद हमने लिखने की कोशिश किया। मुझे लगता है कि आदमी को 100 पन्ना पढ़ना चाहिए तो 10 पन्ना लिखना चाहिए। ये प्रवृत्ति लोगों में होनी चाहिए, लेकिन ये प्रवृत्ति खत्म हो गई है। लोगों में ये हो गई है कि आज भी कविता लिखो, कल भी कविता लिखो, परसों भी कविता लिखो और पोस्ट कर दो। पोस्ट कर दिए बस समझ गए कि हम कवि बन गए। ये नई प्रतिभाओं को, नए कवियों को कम से कम इस बात से बचना होगा। पुराने लोग तो अपना नाम जो कमाना था कमा लिए, नई प्रतिभाओं को नाम भी मिलने वाला नहीं है जब तक कि वे बढ़िया सृजन नहीं करेंगे। आने वाला पाठक देख रहा है कि कौन क्या कर रहा है। नई प्रतिभाओं को बहुत कठोर परिश्रम से गुजरना होगा, झूठे मान सम्मान से बचना होगा, और उसे मान सम्मान तो स्वयं मिलेगा। अरे जब आपकी रचना को यदि 100 पाठक 200 पाठक पढ़ेंगे, उससे बड़ा मान सम्मान क्या है भाई? मुझे लगता है बिल्कुल ठीक है। मैं तो यही सुझाव दूंगा नए लोगों को।
साहित्यिक चर्चा से इतर आपकी क्या अभिरुचि है, हॉबी क्या है आपके? हाँ, आपने जो अच्छा सवाल पूछा। मैं तो कल मैं दूरदर्शन पर भी गया था, तो उन्होंने कहा कि सिद्धेश्वर जी आप तो कविता भी लिखते हैं, कहानी, लघु कथा, साहित्य सब लिखते ही हैं, आप चित्रकारी को भी पकड़े हुए हैं। इतने सवाल है कि 1 घंटा भी हमारे लिए कम पड़ रहा है। तो मुझे लगता है कि आज भी अभी भी सारी बातें हो गई। और मैं आपको बताना चाह रहा था कि आप जो करते सबसे प्रिय विधा क्या है। तो साहित्य में लघु कथा को मैं सबसे प्रिय विधा मानता हूँ। और उससे इतर जब आपने पूछा कि इससे हटकर, तो चित्रकारी मेरी बहुत गहरी रुचि की चीज है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यदि मेरी 1000 रचनाएं लिखी गई है, तो 3000 से अधिक मैं रेखा चित्र कलाकृति बना दिया। मैं यूं ही नहीं बोल रहा हूँ 3000, बहुत मैं बढ़िया, यूं ही बहुत 3000 नहीं बोल रहा हूँ सर। कभी आप मेरे घर पर आइएगा तो मैं सारी पुरानी पुरानी पत्रिकाओं के कतरने रखा हुआ हूँ। आप गिनेगा 3000 से ऊपर हो जाएगा। मैं गिनता नहीं हूँ, क्योंकि मेरा विश्वास रहता है अपना कर्म करते जाना, बाकी चीज जो ऊपर वाला देगा। अगर हम गिनती गिनेंगे तो फिर हम आगे नहीं बढ़। और नहीं गिनती गिनने का ही आज परिणाम है। क्या देश की कोई भी ऐसी पत्रिका नहीं है, किसी भी पत्रिका का नाम ले लीजिए, ऐसे पत्रिकाएं तो हजारों छप रही है, मुख्य धारा की पत्रिकाओं की बात कर रहा हूँ। कोई ऐसी पत्रिका, चाहे हंस हो, कथा देश हो, समकालीन भारतीय साहित्य हो, कोई भी पत्रिका हो, नया ज्ञानोदय हो, सब में मेरी कलाकृतियां प्रकाशित हुई है और सम्मान से प्रकाशित हुई, आज भी हो रही है, लगातार हो रही है। सब पिछले 25 सालों से मेरी कलाकृतियां लगातार प्रकाश, 25 साल पहले भी आजकल साहित्य अमृत में मेरी मैं ये कहना आवाज चाहूंगा, प्रकाशित हो रही। मैं ये कहना चाहूंगा सिद्धेश्वर जी कि एक पेंटिंग या चित्रकारी जो है वो हमारे लिए सुरक्षित करें। अगले अंक में हम आपका ये पेंटिंग लेंगे। हमारे देखिए सर, मेरा एक स्तंभ सौभाग्य होता होगा। है, एक हमारे पास एक स्तंभ होता है कला क्षेत्र, जिसमें जी हम जी दो पेंटर्स की कृतियां प्रकाशित करते हैं और उन कृतियों के बारे में थोड़ी सी टिप्पणी होती है और थोड़ा सा जी। परिचय चित्रकार का होता है। तो आप हमारी अगली अंक के लिए अभी से भेज दीजिएगा। तो आप रंगीन कलाकृति भेजनी है सर, स्वयं साफ, ब्लैक एंड व्हाइट? ब्लैक एंड आप व्हाइट, किस तरह? ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक। अच्छा ठीक है सर, निश्चित तौर पर भेज देंगे सर, 4 लाइना 100%। उस पेंटिंग की भावना के बारे में और 4 लाइना आपके पेंटिंग कैरियर के बारे में। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर। तो अगली बार हम अनुस्वार में आपको शामिल करेंगे कला क्षेत्र में। आपसे भी हमारा सहयोग होगा और तो मिलेगा, ये मुझे विश्वास है। आप अपनी पत्रिका हमें नियमित भेजें, मैं आपसे नियमित जुड़ा रहूंगा। इसका मैं आपको जरूर आश्वासन नहीं बल्कि जरूर। विश्वास दिलाता हूँ। अब आपको मैं बहुत बहुत पुनः धन्यवाद देता हूँ कि इस नाचीज को आपने इस कदर इस लायक समझा कि नहीं आज आप हमसे नहीं, एक वार्ता लिए। मैं ये मानता हूँ कि जो बड़े लोग हैं वो तो माफियागिरी में बिजी हैं, जी उनको वाह क्या बात बोली चाटुकारिता का मजा आप। ले रहे हैं। जी जी जी, आप एक लाइन में बहुत सारी बातें कह दिया सर। बहुत तो बहुत धन्यवाद आपका। कम से कम जो काफी दूर तक चल के आए हैं साहित्य में, जिन्होंने सृजन किया है साहित्य में, और भले वो किसी छतरी के नीचे नहीं पहुंच पाए, तो हम कोशिश ये करना चाहते हैं कि उनको कम से कम प्रकाश में तो लाएं हम। इसलिए हमने अब तक तकरीबन 250 से अधिक इंटरव्यू किए हैं और ये प्रक्रिया जारी है। बहुत बढ़िया काम है सर आपका। इसी के साथ जी बहुत बहुत धन्यवाद आप भी देते हैं। हम आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। आपके साथ जुड़ाव बना रहेगा और ये भी कि जब कभी भी हमें पुनः इच्छा हुई कि आपसे फिर कुछ चर्चा परिचर्चा की जाए, तो हम आपको एक फिर कष्ट देंगे और आशा है कि आप हमें इसी प्रकार समय देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार हमारी तरफ से और बहुत बहुत अनुष्का भाई धन्यवाद की तरफ संजीव जी, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार, से। धन्यवाद आप।